आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। इनके शब्दों की गूंज विश्व के हर महाद्वीप में सुनाई दी है। डॉक्टर पवन अग्रवाल एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी रिसर्च जो कि आधारित थी मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन पर, की वजह से इनको डॉक्टर डब्बावाला भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी आभा से ना ही सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व भर का दिल जीता है। कमलाबाई एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट। आइए मिलते हैं डॉक्टर पवन अग्रवाल से। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आज आपसे सवाल करेंगे काफी सारे, और हम चाहते हैं कि आप मतलब हमको बताएं अपने बारे में। हम काफी एक्साइटेड हैं जानने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइट? तो आपको क्या मोटिवेटेड रखता है, आपकी क्या इंस्पिरेशन है? बहुत ही अच्छा सवाल अंशी। कैसा है अंशी, ये जहां तक मोटिवेशन की बात है, ये थोड़ा इनबिल्ट फीलिंग है। जब आप किसी काम को करने के ठानते हो और आपके अंदर एक जुनून सवार हो जाता है ना कि मुझे किसी कीमत पे एक काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज का इंटरव्यू मुझे याद है, कई बार मैंने शायद कुछ बार आपको रिप्लाई नहीं दिया, कुछ बार आपको शायद रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन आप एक मोटिवेटेड थी कि यार मुझे ये इंटरव्यू करना है। तो अंशी, जिंदगी का ऐसा ही कुछ है। दूसरी बात, जब आप किसी औरों के लिए काम करने के मन में लाती हो ना, तो मोटिवेशन अपने आप आता है, क्योंकि हमको ये पता है कि मेरा काम कई औरों के लिए भी काम में आने वाला है। तीसरा, ये याद रखिए, जब काम करना है ना, तो आपको काम के लिए काम करना है। यदि हमारे अंदर यदि फीलिंग आ गई कि यार मुझे इतना पैसा मिलेगा, मुझे ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैं करूंगा, वो तो आ गया ना, तो हमारे काम में मोटिवेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज इट इज टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है। तो मेरे हिसाब से मोटिवेशन वो कैरेक्टर है इस हर ह्यूमन बीइंग के बॉडी में या दिमाग में होता है, बट हमको निकालना है। ऐसा ठीक है, जैसे मेरा नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, वो तो क्या है, ठीक है, हमने टच करना है या तुम्हारी भावनाओं को थोड़ा सा जगाना है, या मेरी स्टाइल में बोलो तो ठोक के बोलना है, दैट्स इट। बाकी करना अपने को है। दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स मोटिवेट मी कि यार सी, आरती मैम ने मुझे कई बार मैसेज किया था कि नहीं पवन सर ऐसा ऐसा है, तो फिर बाद में फिर अंशी से पता चला कि यार सर, इट माय फर्स्ट इंटरव्यू, बिलीव मी अंशी, आई एम मोर एक्साइटेड, मोटिवेटेड टू रिप्लाई एंड टू फेस योर इंटरव्यू, बिकॉज अच्छा ऐसा है, तो यार मैं इंटरव्यू तो आज का बहुत अच्छा करूंगा, बिकॉज Anshi will get satisfaction. Definitely. So that is what the, I think, insight of motivation. सर, ऐसा कोई सेलिब्रिटी या ऐसा कोई नेता या कोई मतलब नोन इंसान है जो आपके नजर में इन्फ्लुएंशियल है? आप तो दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके नजर में कोई ऐसा इंसान जो इन्फ्लुएंशियल है, कोई नोन पर्सन, सेलिब्रिटी या कोई नेता? यार ऐसे बहुत है अंशी, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मुझे याद है करीबन 9 साल पहले जब मैं हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन जी को मिला मैं, और ये मुझे पता था कि उनके करीब जाना भी बहुत बड़ा मतलब मौका माना जाता है। लेकिन जब मैंने बाला साहब ठाकरे साहब की किताब लिखी थी मैंने, और उनके फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी भी पूरे महाराष्ट्र में किया, और उसका विमोचन अमिताभ जी ने किया। बिलीव मी, माय एक्सपेक्टेशन वाज कि यार सर के साथ जाएंगे, एक इनॉग्रेशन का फोटो खींचेंगे, एंड देन विल गेट बिग अपॉर्चुनिटी, बट ही हैज गिवन मी अप्रॉक्सिमेट 9 to 10 मिनट्स पहले से ही। नॉट बिकॉज इट बिग बी, बिकॉज उनके अंदर गुरूर नहीं, उनके अंदर देखिए, आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, उनके अंदर जो फीलिंग है, सामने वालों को महत्व देने का अंदाज है, पेशेंस को लूज नहीं करना है, डिस्पाइट इज अ बिग बी, ये सारी क्वालिटी मुझे पता थी। लेकिन मैंने ऐसे व्यक्ति पे किताब लिखी, मुझे पूछे पवन जी आप कौन से पार्टी से हैं, ये है वो है, मेरा दूर दूर तक मैं सर नहीं, मैं ऐसा हूं। फिर पता चला डब्ल्यूआर में पीएचडी की है, तो बिलीव मी, ही मतलब प्रेज मी लॉट। और जिस अंदाज से उन्होंने मुझे बातें बोली, मैं वैसे ही उनके कायल है लोग, और मैं और कायल हो गया। तो आई विल से दैट बिकॉज ऑफ यू आस्क मी स्पेसिफिक ऐसे कौन से अभिनेता, इसके लिए मैंने उनका नाम लिया।
सर जैसा कि हम जानते हैं, मैं अगले सवाल की ओर बढ़ती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आप डब्बा वाला एसोसिएशन के साथ काफी जुड़े हैं और काफी काम कर रहे हैं, और उनके लिए भी काफी काम कर रहे हैं। आप उनको और उनके बच्चों को काफी लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वगैरह दे रहे हैं। तो इसके अलावा आपके और क्या ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आप करना चाहते हैं इन फ्यूचर? बिल्कुल, एक तो 2 ड्रीम प्रोजेक्ट है अंशी। मेरे पीछे मेरे पापा की तस्वीर है, जो किसान थे, पूरी ज़िंदगी उनकी किसान में गई और अब नहीं रहे। तो बचपन से हमने खेती में, अनाज में काम किया है। तो मैं अपने जीवन में, आने वाले जीवन में इस विषय पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे भारत के कई किसानों के पास शायद बंजर ज़मीन है या बहुत अच्छी ज़मीन है, लेकिन वो उसमें शायद उतना अनाज, उतना इनकम नहीं कर पा रहे। दूसरी तकलीफ है अंशी, व्हेन आई केम टू मुंबई 42 इयर्स बिफोर, 42 साल पे जब आया था, तो मुझे एजुकेशन करने का बहुत मन में था। और मुझे याद है, मेरे पास तब साल के 110 रुपए फीस थी, वो देने को नहीं थी। तो मैंने बहुत मेहनत कर बहुत तकलीफ से आई बिकम हाईली क्वालिफाइड। तो मैं उन बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ, शिक्षा देना चाहता हूँ। हमारा एक स्लोगन है हमारे ट्रस्ट का भी, एजुकेशन टू ऑल। मैं चाहता हूँ शिक्षा का माध्यम, ये बहुत बड़ा माध्यम है। मतलब हम आने वाले दिनों में, मान लो, या पहले से बोलते आ रहे, फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई बिलीव कि हेल्थ से भी ज्यादा, शारीरिक दृष्टि से ज्यादा, मानसिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बच्चों को यहाँ से यदि स्ट्रांग करेंगे ना, तो शायद यहाँ से अपने आप स्ट्रांग होंगे। तो डेफिनेटली। ये 2 प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ मैं, और कर भी रहा हूँ। अच्छा सब लोग की दुआ मिलेंगी तो शायद आने वाले दिनों में जो भी बचे कुछ साल है, उनमें पक्का हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। सर, आप डब्बा वाला एसोसिएशन के साथ मतलब काफी टाइम से जुड़े हैं, हम देख रहे हैं आप काफी उनके लिए काम कर रहे हैं। तो थोड़ी सी उनके तरफ रुख करते हैं, उनकी थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जो वर्क स्ट्रक्चर है, आपने उसमें उन पे पीएचडी भी करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जो वर्क स्ट्रक्चर है वो अद्वितीय है। मतलब उसका कोई मोल ही तोल ही नहीं है किसी और चीज के साथ। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता ये सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा एक सरल सा डिलीवरी बेस्ड सिस्टम को बहुत लाइमलाइट मिल गया है? देखिए अंशु जी, काम सरल ही होता है कोई भी, लेकिन वो आप जुनून के साथ करें, बहुत ईमानदारी से करें, लगन से करें, अपने आप को समर्पित करें। ये शब्दों को ध्यान देना सुनने वाले लोग। और पांचवी बात, जब आप उस काम को ईश्वर का काम समझ के करें ना, तो सरल काम बहुत बड़ा हो जाता है। और ऐसा ही कुछ डब्बे वालों के बारे में हुआ है। मैं आपका इशारा समझ गया, या मैं समझता हूं, क्या डब्बे वालों के अलावा और कोई लोग नहीं बहुत अच्छा काम करते हैं? हमारे भारत में शायद इनसे और अच्छे काम करने वाले भी संस्थान हैं, लोग हैं। बिल्कुल, हमारे मुंबई में तो अंशी डब्बा वाला, पेपर वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, मच्छी वाला, फूल वाला, पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं, रात बेरात, हर रोज रात में अपने घर में सुख दुख, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, फिर भी काम करते हैं। वो भी अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, इनका क्या हो गया अंशी, कि एक तो ये है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है, 130 साल से निरंतर करते आ रहे हैं। तीसरा, इनकी काम की जो शैली है, उसमें इतनी ईमानदारी है कि जब डिब्बे वाला घर से डिब्बा उठा के ऑफिस ले जाता है, यदि उस घरवाली ने, कस्टमर की घरवाली ने उसमें मंगलसूत्र रखा है, सही सलामत से पहुंच जाता है। जब शाम को खाली डिब्बे में मान लो हस्बैंड उस घरवाली के लिए अपनी तनख्वाह रखता है, 5,000, 10-20,000, फिर भी डिब्बा पहुंच जाता है। आज तक भी आपने सुना कि डिब्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? कभी सुना इसमें चरस गांजा सप्लाई हुआ? दोस्तों, अदरवाइज ना ले, मैं कहने का मतलब क्या बता रहा हूं कि भूल से भी ऐसा किसी ने सुना नहीं। शायद यही बातों को पकड़ा गया और उसको उछाला नहीं गया, उसको बताया गया।
और फिर बोलते हैं ना, सोने में सुहागा, 2003 में प्रिंस चार्ल्स आ गए, हाँ तो फिर तो वारे न्यारे हो गए। और डेफिनेटली। हमारे भारत के पता नहीं वो परंपरा है, कितने भी लोग कुछ भी करे, लेकिन जब तो फॉरेन का बंदा आके उसको टच नहीं करेगा, हमारे काम को सराहना होती है। देखिए योगा, इंटरनेशनल योगा डे क्या बन गया, अब भारत में योगा को चमक आ गई। अरे अरे हमारे पूर्वजों ने, राजा महाराजों ने योगा का यार साम्राज्य बनाया भारत में, लेकिन नहीं, अब क्या करें। तो कहने का मकसद है अंशी की ये शायद बिल्कुल सच है, क्या वो अकेले ऐसा नहीं कर रहे, और भी है, लेकिन ये कुछ बातें हैं, कुछ विशेषताएं हैं, और सबसे बड़ी विशेषता एक और बता दूंगा आपको मैं, टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल। देखिए आप हम लोग कितने हैं, हम क्या फर्क गिर रहा है, 10 मिनट बाद भी इंटरव्यू शुरू कर सकते थे। मैं बिल्कुल तैयार हुए बैठा था, आप तैयार बैठी थी, क्यों, समय 5 का था, आपने 15 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मुझे रिमाइंडर कर दिया। सवाल होगा, चलता है, ये सारी बातों का नहीं, रुक रुक के बोला मैंने, क्यों, लोगों के मन में यही है, अरे ठीक है यार, अरे सवाल नहीं है समय की पाबंदी, इनके अंदर वो गुण है। पूरी दुनिया में इफ यू गो ऑन गूगल, इन टाइम ऑन टाइम डिलीवरी, यू विल फाइंड ऑन द टॉप डब्बा वाला, जबकि इनके डिलीवरी डिपेंड ऑन लोकल ट्रेन, जबकि लोकल ट्रेन में कम्स ऑन टाइम बट डबल ऑलवेज ऑन टाइम, ट्रेन टाइम पे लेकिन डबल टाइम पर है। पता है क्या बोलता है बंदा, साहब मैं रेलवे मिनिस्टर नहीं हूं, मैं कैन नॉट चेंज ट्रेन सिस्टम, आई कैन चेंज माई सिस्टम। डेफिनेटली। याद रखिए, मतलब आज भारत में यही चीज की जरूरत है, और जब तक ये नहीं बनेगा अंशी, आत्मनिर्भर भारत तो सोच भी नहीं सकते, बस से बोल सकते हैं, और इसलिए शायद इसके काम को सराहा गया, ऐसा मैं मानता हूँ। सर ओला और उबर जैसी एप्स हैं, कैब बुक करने की एप्स हैं, इनके आ जाने से मुंबई की जो काली पीली टैक्सी, जो कि वर्ल्ड फेमस है, मुंबई की काली पीली टैक्सी, इनका बिजनेस ऑलमोस्ट बंद होने लग गया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये फूड एप्स और डिलीवरी एप्स आजकल, जैसे ये डंजो करके एक ऐप आ गई है, फूड एप्स के बारे में तो सभी ने सुना है, ये डंजो करके एक डिलीवरी ऐप है, ये खाना नहीं कुछ भी डिलीवर करना एक जगह से उधर दूसरी जगह बहुत कम पैसे में डिलीवर कर देता है। तो आपको नहीं लगता कि ये इससे, मतलब ये आप इसको एज अ थ्रेट देखते हैं डब्बा वाला एसोसिएशन को, या फिर एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं? मतलब ये एक थ्रेट है एसोसिएशन के लिए ये, या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है? अंशी देखिए, हमारे भारत की शायद विशेषता रही है कि हर व्यक्ति को अपना कहना और अपना करना, इसका स्वातंत्र्य है, तभी पूरे वर्ल्ड में भारत की स्वतंत्रता को माना जाता है। अभी 74 साल हमने सेलिब्रेट किया, तो ओला उबर आने से मैं नहीं मानता हूं कि ये काली पीली टैक्सी रोड से बंद हो जाएंगी, कभी नहीं। मैं इस पे गौर करना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, 1 मिनट लूंगा मैं। विशेषता देखिए, आपको ओला उबर हाथ दे के नहीं मिलता है, आपको रास्ते पे खड़े होके नहीं मिलता है, ये वही काली पीली वाला है जो आपको हाथ देके खड़े रह के मिल जाएगा, या किसी चौराहे पे मिलेगा और आपके बिठा कर ले जाएगा। विशेषता है। वैसे डब्बे वाले की विशेषता है, डब्बे वाला खाना बनाता नहीं है, डब्बा वाला नॉर्मली होटल का खाना आप तक पहुंचाता नहीं है, डब्बा वाला आपके घर का खाना आपके यहाँ पहुंचाता है। मुझे बताइए, ये जो भी आपने नाम लिए, ये ऐसा करते हैं क्या? कभी नहीं। मेरे बीवी का खाना मुझ तक पहुंचा दे, ऐसा थोड़ी ना करते ये जो फूड सेंटर्स है, वहां से खाना उठा के ये आपको चाहे वहां पहुंचा देते हैं। वो फूड सेंटर आपके चॉइस के होंगे, लेकिन अंशी आज भी भारत के ऐसे कई नौजवान बेटे हैं जिनको आज भी माँ का खाना चाहिए। ऐसे अच्छे भले भांति शायद मेरे जैसे अच्छे हस्बैंड है जिनको बीवी के हाथ का खाना चाहिए। डेफिनेटली। तो अंशी, ये डब्बे वाले की बहुत अच्छी सोच है। जैसे मराठी में कहते हैं, घरचा आहार सकस आहार, मतलब होम कुक फूड इज द मोस्ट हाइजीनिक फूड। मतलब अपने घर का खाना एक तो हाइजीनिक होता है, दूसरा अंशी चॉइस होती है कि मुझे पता है मेरी चॉइस क्या है, मेरी धर्मपत्नी को
मंडे को ये देना है, ट्यूसडे को वो देना है। अब लॉकडाउन है, आप मानेंगे नहीं जी, कई लोगों ने बोला कि मैं मानता भी हूं कि 5 महीने से ये डब्बे वाले टोटल बंद है। आपको बता दूं, पिछले 1.5 महीने से कुछ डब्बे की डिलीवरी शुरू हो गई है। अच्छा। आपको बता दूं, मैंने 1 हफ्ते पहले देखा, हम्म, एक बीवी अपने हस्बैंड के लिए काढ़ा बना के दे रही है डब्बे के साथ, क्योंकि आज उसकी जरूरत है। मुझे बताइए, ये आपको कहाँ मिलेगा इन लोगों में? ये अपनी विशेषता है इनकी। जिनको फास्ट फूड चाहिए, होटल का खाना चाहिए, या आपको अपने घर का नहीं चाहिए, उनके लिए ठीक है। अच्छा, उसके आगे जाके बोलूंगा। आपको बता दूं, ये जो भी है, नाम लेता हूं मैं, चाहे वो बिग बास्केट है, या आपका जोमेटो है, या स्विगी है, ऐसे कई लोग हमारे पास, इनके पास आते हैं। अरे सर, डिलीवरी के लोग है क्या, बोलो ना। तो डेवलपर का काम क्या है अंशी? डिलीवरी करना है। दे आर द डिलीवरी बॉयज, दे आर नॉट इनटू कुकिंग और अदर थिंग्स। तो इनके विशेषता की वजह से मुझे लगता नहीं है इनको कोई थ्रेट है, और थ्रेट तो मानना भी नहीं चाहिए। यदि मानना है तो उसको चैलेंज मानिए, कुछ हद तक कंपटीशन मानिए, और ये होना भी चाहिए। वो किसी पिक्चर में डायलॉग था ना, डर डर इंसान को होना चाहिए। तो शायद ऐसा होना चाहिए, तो आदमी और जुनून से काम करता है। सर मैंने कहीं पे सुना था कि आजकल ये जो डब्बे वाले हैं, ये जो एम्प्लॉयज हैं आपके एसोसिएशन के, ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए डिलीवरी कर रहे हैं, आपने भी जैसे अभी बताया। तो ये आपको नहीं लगता कि, मतलब जैसे मैंने पूछा ये थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी, तो आपको नहीं लगता कि ये लोग परमानेंटली उस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, तो इससे एसोसिएशन को खतरा है? नहीं नहीं अंशी, ये आपको बता दूं मैं, आज हम्म, भी ऐसे कई लोग, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए आप, एक्सेप्शन तो कहीं पर भी कुछ भी है, मैं नॉर्मल बात करूंगा। जी। आज भी इनके अंदर ज्यादातर लोग क्या मानते पता है? कि मुझे ये बंदा बुला रहा है, वो बंदा बुला रहा है। पता है क्यों बुला रहा है? क्योंकि मैं डब्बे वाला हूं। उसको ये पता है कि अच्छा। मेरी अहमियत बिकॉज ऑफ ये है। तो ये अपने वजूद को पोछना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। ईश्वर करे ये बना रहे, वो बात अलग है, लेकिन ये खुद अगर इसको मिटाएंगे नहीं। सर, ये आपका जो बिजनेस मॉडल है, ये जो डब्बा वाला एसोसिएशन का जो बिजनेस मॉडल है, जैसे आप भी कई जगह कहते हैं और मैंने भी जितना अपने हिसाब से समझा है कि पूरी तरीके से लोकल ट्रेन पे निर्भर है। जी। तो अभी ये एप्स के साथ ये कंडीशन नहीं है, तो ये रीजन है क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही सीमित रह गया है, ये जो डब्बे वालों का काम है, ये और जगह पे एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है इनका जो भी बिजनेस है, अगर आप कहें एक तरीके से देखा जाए तो? एक्सलेंट इमेजिनेशन आपका अंशी। मैं आपको बधाई दूंगा कि फर्स्ट इंटरव्यू है, और आपने बिल्कुल उस नस को पकड़ा जो कई लोग पकड़ नहीं पाते हैं, उल्टा सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। आपने बिल्कुल सही सोचा। लोकल ट्रेन की वजह से, जोग्राफिकली स्ट्रक्चर लोकल ट्रेन की ऐसी है कि ये सिस्टम केवल मुंबई में चलती है। बिल्कुल सही है। ये डब्बे वाले की इस मास के सिस्टम से इतने बड़ी संख्या में और भारत के किसी शहर में नहीं चलती है, और शायद चल भी नहीं सकती है। जी। बिल्कुल सही है। लेकिन इसको उनका गम नहीं है, क्योंकि वो मुंबई से बिलोंग करते हैं। हम्म। उनका अपना रहना, खाना पीना, शायद बोली भाषा, सारा हम्म। ये मुंबई को सूट करता है। हम्म। वरना आपको बता दूं, पिछले, जब मैं 17 साल से जुड़ा हूं, पिछले 17 साल में कई मौके आए, कई पैसे देना चाहे, हम्म। लेकिन ये कहीं और जा नहीं पाए। तो इनकी विशेषता, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ लोकल ट्रेन। बिल्कुल, आप ये भी बोल सकती हो कि इनकी सिस्टम ट्रेन पर डिपेंड है, कई हद तक। कुछ हद तक नहीं भी होंगी, हम्म। लेकिन कई हद तक। बिल्कुल सही है। क्या है सर? सर, अभी तो पूरी दुनिया ही घर पे बंद है, पूरी दुनिया ही घर पे बंद है, तो वो 5,000 जो एम्प्लॉयज हैं, उनका उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है? अभी आप जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों ने कहीं कहीं पे चालू कर दिया है, लेकिन 5,000 एम्प्लॉयज हैं, सब जगह तो नहीं चालू हुआ होगा डेफिनेटली, तो कैसे चल रही है वो 5,000 लोगों की जिंदगी? जी, क्या बताया आपको, 80% आज भी लोग गांव में है। 80% इनके, 80% गांव है। और इनके गांव बोले तो पुणे के पास है।
पूना और नगर डिस्ट्रिक्ट। हम्म पता है क्यों? क्योंकि कोरोना की बीमारी, महामारी, मारामारी जो भी था, उससे कई लोग परेशान थे। आपको पता होगा, कई लोग यूपी बाहर पैदल गए, हाँ मतलब शायद 1000 किलोमीटर। कारण सब ओपन फैक्ट है। तो इनका भी ऐसे ही हुआ, तो गांव चले गए। और भगवान की कृपा है कि इनके पूर्वज, बाप दादाओं ने, ज्यादातर लोगों ने खेती की है, तो इनके गांव में कुछ हद तक खेती है, शायद जमीन है, तो वहां जाके रह रहे और बेसब्री से इंतजार कर रहे उस दिन का, जिस दिन से लोकल ट्रेन शुरू होगी। क्योंकि जब तक मुंबई की लाइफ लाइन शुरू नहीं होगी, ये फूड लाइन शुरू नहीं होगी। शुरू नहीं होगी। ऐसा है। और उस दिन के इंतजार है। तब तक जो लोग विद इन 5 से 10 किलोमीटर के रेडिएशन में सप्लाई कर पा रहे, उन्होंने साइकिल पे शुरू कर दिया है, बट लॉन्ग डिस्टेंसेस अभी तक नहीं कर पा रहे, इसलिए लोकल ट्रेन की राह सर देख रहे हैं। अच्छा सर, इसी से आगे बढ़ते हुए मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी सिचुएशन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम इज आवर न्यू नॉर्मल। मतलब अभी ऐसे ही चलने वाला है काफी समय तक, तो हमको ऐसे जीना सीखना होगा। तो फ्यूचर क्या है एसोसिएशन का? मतलब अगर हम ऐसे ही रहे तो फ्यूचर थोड़ा धुंधला सा है, आप थोड़ा सा उस पे नहीं, रोशनी ये डालेंगे? गलत गलत है, मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, आज आप मुझे इंटरव्यू ले रहे, मानता हूँ। मैं पिछले 4 महीने से अंशी वेबिनार कर रहा हूँ, मैं जी सेमिनार कर रहा हूँ। मतलब एक वेबिनार में करीबन 2500 लोग थे मेरे। 100-500 तो बहुत कॉमन है, लेकिन जब मैंने शुरुआत में मुझे 2-4 सेशन वेबिनार में मिले, बिलीव मी, मैं थक सा गया। मैं घंटों तक बात कर सकता हूँ, घंटों तक पागल हूं मैं शायद। वही बोला ना, जो शुरू में आपने पूछा था पहला सवाल, वो एक नशा है, जुनून है। लेकिन अंशी याद रखिए, आप माने ना माने, यदि आप सामने होती ना, तो इस इंटरव्यू का जलवा कुछ और होता था। डेफिनेटली सर, मैंने आपके देखे हैं इंटरव्यूज, मैंने तो देखा है। इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दे, ऐसा मुझे लगता है, सॉरी, कि वर्क फ्रॉम होम की आदत हो जाएंगी तो क्या होगा। बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, मेरी और एक क्वालिटी में टीचर हूँ। आरती मैम भली भांति जानती है मुझे, मैं पिछले 34 साल से टीचर हूँ। मैं भली भांति देख रहा हूँ, आज दिन में करीबन अलग अलग 40-50 घंटे, मतलब अलग अलग जगह के एक साथ 10 लेक्चर चल रहे हैं मेरे अलग अलग स्कूलों के। अंशी, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, बिलीव मी। मेरा मैसेज सब लोगों को जो उछल रहे या ऐसा सोच रहे कि अब वर्क फ्रॉम होगा, अंशी बिल्कुल होगा, लेकिन यू कैन नॉट काउंट एवरीवन इन दिस सिस्टम। एग्जाम्पल, मैंने कहा ना, ऑनलाइन एजुकेशन, यू कैनॉट काउंट। मुझे बताइए, गूगल पे जाइए, आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था? था ना, हमने कहा लिया उसको। मतलब हम टीचर जितना अच्छे से पढ़ाते हैं, उससे शायद अच्छा गूगल पे अवेलेबल है। फिर बच्चा क्लिक करके क्यों नहीं पढ़ता है? नहीं पढ़ पाते। याद रखिए, फिजिकल अपीयरेंस आएगा। कम से कम भारत में अगले कितने साल में बोल नहीं पाऊंगा, फिर भी कोई पूछेगा 25 साल, तो आप सोचो मत कि यार ये ऑनलाइन चलेगा। क्योंकि हमारी एक आदत है, एक हमारी सिस्टम है, और वजूद भी है। जब सामने व्यक्ति होता है तो मजा कुछ और होता है यार। और इसलिए वर्क फ्रॉम होम ये कल्चर है, आएगा, असर होगा। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते हो कि फिर उसका असर मतलब बुरा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि लाइव तो होगा ही ना, लाइव तो होगा ही ना। आप खाना बना लोगे, आप पहुंचा दोगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो सिस्टम मुंह में खाना डाल देगा, पॉसिबल ही नहीं। उसके लिए खुद को मुंह खोलना होगा। तो मेरा कहने का मतलब, ये मजाक की बात है, मैं मानता हूँ सब लोग जानते भी है। वैसे ही कुछ हद तक हमारे दिमाग का भी है। इसको अनलॉक करने के लिए केवल आईटी के जरिए नहीं चलेगा। आपको ऐसे कई लोग सामने लगेंगे कि जो आपके दिमाग की बत्ती को खोले, और जब डिस्कशन करते ना, तब काम होता है। तो मेरे ख्याल से ये बात नहीं है कि आने वाले दिनों में चैलेंजेस है। हाँ, ये तो देखिए साहब,
दौर तो बदलेगा, पक्का बदलेगा। अच्छा, लेकिन आपका एक ऐसा और बता मानना दूं है? सुनने वालों को मैं, याद रखिए दोस्तों, ये बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा, अच्छा होगा। बस करने वालों में, जो अंशी ने पूछा पहला सवाल, मोटिवेशन, करने वाले ने अपने अंदर वो आग लगानी है, आग लगानी है। बिल्कुल होगा, अच्छा ही होगा। मन में डर नहीं रखना, हाँ चिंता का विषय, डर का विषय नहीं करना। अब थोड़ा सा रुक कर लेते हैं पॉलिटिक्स का। तो कुछ साल पहले मैंने देखा था कि आप मोदी सरकार की सफाई अभियान से जुड़ते हुए नजर आए थे। सफाई अभियान आपने काफी पसंद भी किया था, उसकी सराहना भी करते हुए आप नजर आए थे। तो तब से अभी तक जो देश की अवस्था है, जो भी सरकार की वजह से हमारी जो भी देश की अवस्था है, अच्छी या बुरी, उसमें आपके क्या विचार हैं? पता नहीं सुनने वालों को मेरा विचार कैसा लगे, मैं विचार दूंगा। पहले हाँ। तो अंशी, हम किसी पार्टी से बिलोंग करते नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। दूसरा, मैं बहुत उच्च शिक्षित हूं, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, तो मैं मेरे इस विचार को सुनने वालों को गौर से सुनने की अपील भी करूंगा। देखिए दोस्तों, अंशी, कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, मेरा दावा है हर एक व्यक्ति अपने देश के लिए काम करना चाहता है। बिल्कुल, मैं नहीं मानता हूं कि ये करता है वो नहीं करता है, ये करना चाहता था वो नहीं करना चाहता है। ऑफ कोर्स 19-20 का तो होता है ना। अरे, बिल्कुल। कई लोगों ने आज तक इंटरव्यू ली, हो सकता है अंशी उनसे अच्छी इंटरव्यू ले पाए, हो सकता है शी मे नॉट एबल टू। तो इसका मतलब क्या, शी इज नॉट विलिंग टू टेक इंटरव्यू? नहीं, वो लेना चाहती है। हर एक की सोच अलग अलग है, हर एक की सोच हर एक की अलग। सोच अलग अलग है। हम्म। हमारे परिवार में देखिए, जो हमारे ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड फादर ने किया, उनसे अच्छा शायद दादाजी ने किया, शायद पापा उनसे अच्छा किए, शायद मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं, मेरा बेटा शायद उससे अच्छा करेगा। तो ये डिपेंड ऑन इंसान टू इंसान, अपनी सोच पे निर्भर करता है अंशी। दूसरा, ये बिल्कुल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने नाम लिया मोदी सरकार का, बिल्कुल, ये एक व्यक्ति अपनी सोच में शायद बेमिसाल है, कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि औरों ने नहीं किया। ये मैं बोलूंगा, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, सॉरी दोस्तों, इसको अदरवाइज ना ले, कोई बच्चा बोलता है अरे मेरे बाप दादा ने कुछ भी नहीं किया, अब मैं कुछ करना चाहता हूं। सॉरी, मैं बहुत सख्ती से नाराज होता हूं। ऐसा नहीं बोलना यार, ये अपने को बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं कर रहा हूं। भाई मैं कर भी रहा हूं तो उन्होंने पैदा किया तभी कर रहा हूं ना, बीज तो उन्होंने बोया ना। ये बोलना हमको शायद अशोभनीय है, या हमको शायद अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा नहीं। हाँ, आप कर रहे हो, ये मिसाल लोगों ने देना है, आपने खुद ने नहीं देना है, खुद ने नहीं देना है। और रही बात, जैसे इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही, स्वच्छ भारत अभियान के जरिए इतनी खुशी हुई क्योंकि पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने इनका नाम लेके एक आयाम दिया कि आप स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। मुझे याद है अंशी, जब पहली बार, मैं आज ही अंशी पता नहीं कैसे, ये मेरे पास आज ही देखो, मैं ड्रॉअर में से निकाल रहा था, ये मेरे पास मोदी साहब ने दी वो पिन है स्वच्छ भारत की। क्योंकि उस दिन मैं राष्ट्रपति भवन में चाय का पार्टी था, सारे भारत के 100 ब्रांड एम्बेसडर थे, उसमें मैं एक था। यकीन मानिए, इतने बड़े राष्ट्रपति, तब प्रणब मुखर्जी साहब थे, और भारत के प्रधानमंत्री ऐसे मिल रहे हम लोगों को। और मैं तो, मेरे ऐसे शायद 4-5 ही लोग थे, शायद मैं बहुत, जो सबसे छोटा, जिसकी कोई शायद पहचान नहीं, लोग बहुत मान रहे। बिल्कुल, मुझे याद है अंशी आज भी, उस दिन हम करीबन 7 घंटा साथ में थे। अपने 7 घंटे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब मुझे हाथ पकड़ पकड़ के, पवन जी आइए, रामदेव बाबा जी इधर आइए, ये पवन जी इन्होंने डबल में पीएचडी की है, इनको आशीर्वाद दीजिए, दिया नहीं ठोक के दीजिए। अरे मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ऐसे हो सकते हैं? कहने का मकसद, फिर मुझे याद आ गया मेरे पापा का शब्द कि
जो लोग फल देते हैं वो झुकते हैं। जैसे आम का पेड़ झुकता है कि उसमें फल होते हैं ना, सूखा पेड़ अकड़ता है, उसके पास कुछ होता नहीं है। सही बात है। तो अंशी, जहां तक मैं समझता हूँ ये बात है। तो ये जो नेता है, आपने अभिनेता का भी नाम लिया था, देखिए ना, अभी आज की तारीख में आप मोदी जी का नाम लीजिए, अमिताभ जी का नाम मैंने लिया, क्रिकेट में सचिन जी का लीजिए। मतलब ये कई बार शायद झुक को नतमस्तक होकर आपके लिए काम करते हैं। शायद वही असर है। बाकी तो हर एक प्राइम मिनिस्टर, हर एक व्यक्ति, हर एक चीफ मिनिस्टर, मैं तो बिल्कुल मन में पॉजिटिव रखता हूँ। ये लोग नेतागण हैं जो पब्लिक के लिए काम करते हैं। हमारा फर्ज है, नहीं करते तो पकड़ के करवाए, ऐसा मुझे लगता है। सर, मैंने आपको एक इंटरव्यू में कुछ कहते हुए सुना था, मैं कोट करती हूँ आपके शब्द। सिस्टम को चेंज करना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिस्टम को अच्छे से फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपको एक किसी इंटरव्यू में कहते हुए सुना था। तो क्या इसका मतलब ये समझूं कि आपको ऐसा लगता है कि सिस्टम में कुछ भी सुधार की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, उस वाक्य का मेरा मकसद वो नहीं है अंशी। जी। मेरा उस बोलने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आज वर्क फ्रॉम होम की सिस्टम है, कोरोना में इतनी तकलीफें है, मैं आज की बता रहा हूं, बोला क्या। तो हर एक राज्य में एक सिस्टम बनाई है कि आप मास्क निकलकर बाहर निकलिए, आप खांसी है तो तकलीफ ना दे, आप जरूरत पड़ने पर घर के बाहर निकले, ये सिस्टम है। वैसे हमारे काम करने की जगह पर एक सिस्टम होता है, मैं उस पर आ रहा हूं। मेरा वो मकसद क्या है, कई बार क्या होता है अंशी, सॉरी, यूथ बच्चों, मैं बहुत आपका स्पीकर नहीं, मैं पापा की तरह बोलूंगा। मैं आज के यूथ ज्यादातर, अंशी तुम भी यूथ ही हो, आप मेरी बेटी की तरह हो, अदरवाइज ना ले। आप यूथ क्या है ना, जो जगह पर काम कर रहे हैं वो सिस्टम को आप क्रिटिसाइज करते हो, ध्यान से सुनना, उसको आप कमेंट्स करते हो। मेरा कहना क्या है, कमेंट्स नहीं करे, क्रिटिसाइज ना करे, उस सिस्टम को फॉलो करे, या फिर सिस्टम बदलने की ताकत रखे। मतलब क्या, उस जगह के मालिक तुम बनो, आप उस मुकाम पर जाकर बताओ, और जो सिस्टम को आप क्रिटिसाइज कर रहे थे उसको बदल के बताओ। मेरा कहने का मकसद वो है। फिर मैं बोलता हूं कि यार कर सकते हो, क्यों एक झाड़ू वाला, सॉरी, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, ये चाहूंगा मैं। झाड़ू मतलब वो झाड़ू वाला नहीं है, लेकिन झाड़ू हाथ में लेके चीफ मिनिस्टर बन गए, और एक बचपन में न्यूज़पेपर बांटने वाले एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बन गए। तो इन लोगों ने सिस्टम बदली क्या, नहीं बदली? बदली ना अंशी। मेरा कहने का मकसद वो है उसमें, कि आप जैसे घर में भी अंशी, बिल्कुल मैं इमीडिएट बोलूंगा, मैं घर में जो बच्चे रहते हैं ना, कई लोग हैं ना अपने पापा के बस जो कहे किराए के सिस्टम को कोसते हैं, गलत है। याद है कि जब तक आपके घर में पापा है, या उनका ओहदा है, या उनके बताए रास्ते में हमको चलना है, तो आपको चलना है। आप सिस्टम को कब बोलो, जब आप खुद पापा बनोगे, जब आप अपने पापा घर पर है और आप उस बिजनेस को, उस सिस्टम को चला रहे हो, बदलो आप। लेकिन तब तक आपको उसको फॉलो करना है। मेरा कहने का मकसद वो था, बिल्कुल। और आपको धन्यवाद, तुमने बहुत अभ्यास करके यार मुझे आज इंटरव्यू ले रही मेरा। माय कॉम्प्लीमेंट अंशी, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर। सर, इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि क्या आपको क्या लगता है कि सभी ये जो राजनेता हैं वो हमारे सिस्टम को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं? मतलब मेरा ये सवाल मैं ये इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि जो आपने ये जवाब दिया था कि सिस्टम को फॉलो करना है, वो तब आपने जवाब दिया था जब आपसे ये पूछा गया था कि क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब क्योंकि आपने जवाब दिया था कि मैं अच्छे से फॉलो करना चाहता हूँ, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आपको लगता है कि राजनेता जो हैं अभी वो फॉलो कर रहे हैं अच्छे से? देखिए अंशी, सबके सब फॉलो नहीं करते। मुझे बताओ, घर में 4 बच्चे हैं, चारों के चारों पापा की सिस्टम सब फॉलो कर पाते हैं क्या? नहीं होता है। हर एक का अपना स्वभाव है। हाँ, लेकिन राजनेताओं ने करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैसेज दूंगा। क्यों? क्योंकि कई लोग इनके ऊपर डिपेंड है,
कई लोग इनसे आस लगाए बैठते हैं कि ये बंदा आएगा 5 साल में मेरे लिए कुछ करेगा। तो इसलिए राजनेताओं का फर्ज बनता है, इतनी ईमानदारी से करना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने, सब नहीं कर पाते, लेकिन याद रखिए कुछ लोग करते हैं ना, या कई लोग करते होंगे। लेकिन क्या होता है ना, हमारे मराठी में एक कहावत है, सूख्या बरोबर ओलं जळतं। मतलब जो सूखी पेड़ या लकड़ी होती है ना, उसके हाँ। साथ गीली भी जल जाती है। अब करे क्या? लेकिन फिर वो बोलते हैं, और एक मराठी का आपको मैं डायलॉग बोलता हूँ, ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं। मतलब जिसका नुकसान होता है ना, उसका पता चलता है। तो जिस व्यक्ति का नुकसान होता है, वो राजनेता को तो कोसेगा ही कोसेगा, कैसे नहीं कोसेगा, बिल्कुल क्योंकि वो जानता है कि इस बंदे ने शायद सिस्टम से काम नहीं किया, तो आज मुझे नुकसान हुआ। लेकिन फिर वही, ये याद रखिए, हमारे पुराने लोगों ने बोला है, एक उंगली सामने करते हो ना, 4 उंगलियां तुम्हारे पास भी है। बिल्कुल। क्या है अंशी, बदलाव तब आएगा जब सारे बदलेंगे। वो सारे में मैं मानता हूं सबसे पहले सबसे पहले मैं बदलूंगा ना, तो मुझे लोगों को बदलवाने का या बदलो बोलने का अधिकार रहेगा। तब तक मुझे अधिकार नहीं रहेगा। एक क्विकली बोलूंगा मैं, आपने स्वच्छ भारत की बात की थी, मुझे याद है अंशी, 2009 में मैं लंदन गया था। देखिए, हमारा स्वच्छ भारत तो अभी आया है, अभी नहीं आया है। गांधी जी ने 150 साल से हमारे यहाँ स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया हुआ है, आज नहीं दिया है। लेकिन मुझे याद है, मैं और मिस्टर हम जा रहे थे, तो वहां टिकट थी, हमारे हाथ से वो टिकट निकल गई रोको ट्रेन से, तो गिर गई नहीं, हकीकत में बोलूंगा फेंक दी। पीछे वाले ने वो उठा के डस्टबिन में डाली। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है ये? एक कदम स्वच्छता की और। तो मुझे बताइए, वहां तो कोई नारा नहीं है, यहाँ तो नारा दे दे के तुमको बार बार बोला जा रहा है। कौन करेगा? क्या हर भारत के राज्य के ये बड़े नेतागण आप ऐसा उम्मीद करते हो कि झाड़ू लेके साफ सफाई करेंगे? नहीं। मैं ये बोलूंगा, साफ सफाई के बजाय कचरा ना करे ना। बिल्कुल। जैसे मैंने व्हाट्सएप पे कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि बेटा बोलता है माँ को, माँ झाड़ू मतलब कचरे वाला आ गया, तो माँ बोलती है अरे भाई, कचरे वाला तो तू है, वो तो सफाई वाला है, उसको कचरे वाला नहीं बोलना, वो सफाई वाला है। तो मतलब मैं अपने यहाँ की सफाई करनी होगी अंशी, मेरा दावा है, सब होगा, समय लगेगा लेकिन होगा। जैसे आपने भी बताया, और हम तो आपके बारे में जानते ही हैं कि आप पूरी दुनिया घूमते हैं, आपने पूरी दुनिया घूमी है। तो यूजुअली हमेशा लोग ये बोलते हैं कि हमको इस जगह से ये सीखना चाहिए, यहाँ के लोगों से ये सीखना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दुनिया को हिंदुस्तान से क्या सीखना चाहिए? सबसे बड़ी चीज सीखना चाहिए, हम मेहनत में पागल है, दीवाने हैं, और हम अथक परिश्रम करने से हम दुनिया बदलते हैं, अथक परिश्रम से। बिल्कुल, ये दुनिया ने सीखना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है अंशी, हर भारत के नहीं, विश्व के कोने में हर भारतीय आपको दिखेगा, हर भारतवासी दिखेगा। क्यों? हमारी महानता और विशेषता है कि हम मेहनत में पीछे नहीं हटते हैं, बिल्कुल नहीं हटते हैं। हम डट के जो काम करते हैं ना, वो डट के करते हैं। एक लाइन में ये विशेषता है हमारी। दूसरी विशेषता, अगेन इसको मैं बाकी को डोमिनेट नहीं करूंगा, दूसरी इंसानियत, ये हमारे अंदर कुट कुट के भरी है। हमारे बाप दादाओं ने या हमारे मम्मी पापा ने, जब हम पैदा होते तब से सिखाया जाता है। देखिए आप, तब से सिखाया जाता है, बड़ों के पैर छूना, बेटा उसको देख, दादा दादा बोल, दादा उसको, बेटा उसको ऐसा कर, देख बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा कर, बचपन से सिखाया जाता है। और ये विशेषता विश्व में भारत से सही में लोग सीखते हैं। मुझे बोलते हैं ना, मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने कई बड़े बड़े विश्व के मंच पर, फॉरेन कंट्रीज में, मैंने अच्छा किया बुरा नहीं किया मुझे नहीं पता, यदि मैंने देखा वो अंग्रेज भी है, काला है, गोरा है, मेरे से उम्र में बड़ा है, बिली में अंशी, मैं उस मंच पर उसके पैर छुआ हूं। मैं, ये हमारी विशेषता है। मुझे ना तो शर्म है ना कल्चर का ध्यान आता है, मेरा कल्चर मैं देता हूं। तो ये लोग
वहां के लोग पागल हो जाते हैं, अरे ये क्या है भैया, ये हमारी विशेषता है। मतलब हम कितने भी बड़े हो गए, हम विनम्र भूलते नहीं है। हमारे अंदर जो नम्रता है ना, उसकी बहुत अहमियत है अंशी। शायद भारत के कुछ 2-3 या और भी ऐसे कई गुण हैं जो विशेष गुण हैं, जो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे शायद। तो मैं आपसे आखिरी सवाल बस ये पूछना चाहूंगी कि कोई एक ऐसा संदेश या कोई एक ऐसा किस्सा जो आपने आज तक कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बोला, आप हमें हमारे साथ शेयर करना चाहें? कोई ऐसा संदेश या फिर कोई भी बिल्कुल, ऐसा एक कोई बिल्कुल, मैं किस्सा? बोलूँगा। हम्म, बिलीव मी, आप सुनना, मेरे सारे हज़ारों होंगे या हंड्रेड्स होंगे। मैं पहली बार सच्ची बोल रहा हूँ, इसलिए कि सुनने वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ। लोग कई बार, आपने भी पूछा डब्बे वाले के बारे में कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा? मैं कुछ हिंदी के गानों की लाइनें आपको बताऊँगा मैं। मैंने तो अंशी बचपन से, मुझे अपने माता-पिता ने मंदिर में, भजन कीर्तक में, फिर वो स्वाध्याय परिवार में इतना सुलझा के रखा था, उलझा के नहीं। तो मेरे अंदर वो संस्कार आया है। फिर पहले बिना का माला, विविध भारती, ये रेडियो सुनने बहुत मुश्किल से मिलता था और वही मिलता था, तो वही सुनते थे। तो कुछ हिंदी गाने इतने हिट है, कई, बिल्कुल। मतलब बोलते हैं ना, जैसे आपको एक गाना बता दूं मैं, जिंदगी एक सफर, कल क्या होगा किसने देखा। जिंदगी एक सफर है। पता था कोरोना आने वाला है? नहीं पता था। फिर आप बोलेंगे अरे ऐसा वैसा, भैया वो गाना है ना, वापस एक आपको याद दिला दूं मैं, आगे दुख तो पीछे सुख है, आगे सुख तो पीछे दुख है ना, धूप छाव है ना, कैसे नहीं है। तो मैं लोगों को संदेश दूंगा, दोस्तों डरना नहीं है। आज दुख है तो आगे सुख होंगे, आज सुख है, सॉरी, दुख होंगे। अंशी, ये लाइन मैं आज, बिलीव मी, इंटर में पहली बार बोल रहा हूँ, शायद मुझे माफ करे। मुझे 2 बेटे हैं अंशी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दूसरा अमेरिका से एमएस करके आया है, और दोनों शिक्षक है। आरती मैम जानती है दोनों को। मैं मंदिर में जाके माथा टेक के नहीं बोलता हूँ, लेकिन कई बार मन में ईश्वर से बोलता हूँ, ईश्वर मेरे बच्चों को तकलीफ देना, सुनना, दुख देना नहीं बोला मैंने, तकलीफ देना। क्यों? जब तक आप तकलीफों का सामना नहीं करोगे, आप आत्मनिर्भर कैसे बनोगे यार, कैसे बनोगे? दूसरा, मेरी माँ का मुझे एक मोटिवेशन याद आ गया। मेरी माँ कहा करती थी आखिरी दम तक, दुनिया में कितने गम है, मेरे कितने कम है। दोस्तों, ये बात देख के चलिए, आपको आने वाला समय गोल्डन नजर आएगा। ये आपने नहीं सुनना, नहीं सोचना, और ये एक्सेप्ट भी नहीं करना कि मेरे पास आज ये मारा मारी है, ये तकलीफ है, ये नहीं वो नहीं है। चिंता मत करिए, आस लगाए मत बैठिए, ध्यास लगा कर बैठिए। आने वाला समय तुम्हारा होगा, तुम्हारा होगा, शायद हमारे आत्मनिर्भरता का होगा, ऐसा मुझे लगता है अंशी। और यही मैं आज, बिलीव मी, आप खोल लेना सारे इंटरव्यू, ये शायद मैं पहली बार बोल पा रहा हूँ। और वो आपकी, बोले ना वो, देखिए आपने बदल दी सिस्टम आज, ये सिस्टम बदली आपने कि सर ऐसा कुछ करिए ना प्लीज। तो इंटरव्यू का ये होना चाहिए कुछ, देखो आपने बदल दिया आज तरीका इंटरव्यू का। बहुत अच्छा लिया आपने। सुनने वालों का आपको बहुत बहुत नमस्कार, खास तौर पे आरती मैम। क्या एक तो देखिए अभी वो आ नहीं रही आरती, में तो उसको बहुत हक से बोलता हूँ, उनकी हंसी देखो आप, कितनी बढ़िया हंसती है आरती मैम आपकी, इतनी बढ़िया हंसती ना वो, तो हंसते रहिए, बस मुस्कुराते रहिए, मैं भी वही बोलता हूँ। तो आप हमारे सभी सुनने वाले, सभी हमको देखने वाले दर्शकों को एक बार गणपति जी की शुभकामनाएं, थोड़ी बधाइयां दे दीजिए। मैं तो मतलब अभी ने बोला इसके लिए गणेश का भक्त हूँ। मतलब जैसे हम एक दोस्तों जाते रहे, बताऊंगा, मतलब अब धार्मिक बात कही, ये एक तो माला होती है विठ्ठल भगवान की, तुलसी की माला है। ये माला का मकसद क्या अंशी, जिसके गले माला है वो दारू सिगरेट नॉनवेज नहीं खाता है। और गणेश जी का तो मैं भक्त हूँ। मेरे कैबिन में अभी मैं कैमरा उल्टा नहीं करूंगा, लेकिन आपको बता दूं, ये देखिए दोस्तों, मेरे गले में 24 घंटा गणपति होता है। तो बिल्कुल मैं आप सभी को गणेश जी की, ये जो आने वाली 22 तारीख को गणेश जी आगमन कर रहे हैं, हालांकि वैसे तो 365 दिन
24/7 गणेश जी आपके पास है। और याद रखिए दोस्तों, विघ्नहर्ता है, चमत्कार नहीं होगा लेकिन साक्षात्कार होगा। मेरा दावा है इस गणपति के विसर्जन के साथ हमारे कोरोना का विसर्जन होगा। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और गणेश जी को नतमस्तक प्रार्थना करता हूं कि हे गणेराया, अपने भक्तों को आज की तारीख में सब दे, लेकिन पहला काम कोरोना से मुक्ति दे। इसी शब्दों के साथ शुभकामनाएं देता हूं। आप गणेश जी को विराजमान कीजिए, आराधना कीजिए और प्रार्थना कीजिए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया आपसे बात करके और मैं खुद काफी मोटिवेटेड फील कर रही हूँ पर्सनली आपसे अंशी, बात मैं ईश्वर करके। से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे कई इंटरव्यू और बड़े बड़े लोगों का ले और ईश्वर आपको जल्दी एक मौका दे कि आप प्रधानमंत्री जी का या बिग बी का इंटरव्यू ले। ईश्वर करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।